नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। संसद में संविधान पर जोरदार बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी बहस में हिस्सा लेने पेरिस जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बहस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे। इसी मसले पर और जलवायु परिवर्तन में और क्या मुद्दे उठेंगे पेरिस में, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी इस शो में। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, जो विजुअल सबसे पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा और मोदी जी का आता है वो दोस्ती वाला आता है। दोनों हाथों में हाथ लिए दोनों एक साथ टहलते घूमते नजर आते हैं। पेरिस में क्या दोनों में पहली बार तकरार होगा? नहीं, तकरार होगी। नहीं होगी तकरार? इसलिए नहीं होगी जी, क्योंकि भारत के तरफ से भारत नकारात्मक नहीं सकारात्मक रुख लेके जा रहे हैं। हम अपोज नहीं कर रहे, हम प्रपोज कर रहे हैं। हम दुनिया को कह रहे हैं कि भारत ने अपनी ताकत से भी थोड़े ज़्यादा लक्ष्य लिए हैं। आप भी आपकी ताकत से थोड़ा ज़्यादा लक्ष्य लीजिए, क्योंकि विकसनशील देश कितना भी टारगेट लेंगे तो भी जब तक विकसित देश जो है वो ज़्यादा लक्ष्य नहीं लेंगे तब तक देश दुनिया का जो जलवायु परिवर्तन का संकट है वो समाप्त नहीं होगा। आपने कहा मोदी और ओबामा जी के बीच में कोई तकरार नहीं होगी, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर और जॉन केरी के बीच में तो तकरार जोर से हो रही है। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आप विकासशील देशों को लामबंद करके उनका झंडा लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको उस्का रहे हैं कि विकसित देश जो है वो पैसा भरे उनके लिए। नहीं, ये तो पहले से तय है। ये कोपेनहेगन में ही पहले तय हुआ था कि विकसित देश $100 बिलियन विकसनशील देशों के लिए देंगे, और हमने नया मुद्दा उसमें जोड़ा कि टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर जलवायु परिवर्तन का समाधान कैसे होगा संकट का, जब नया तकनीक सारे दुनिया में उस पर अमल होगा तो बिजली की बचत होगी, बिजली अच्छी साफ सुथरी होगी और प्रदूषण कम होगा। तो यही उपाय है, और इसके लिए तकनीकी सहयोग ये भारत की मांग है। पैसा की मांग जो उन्होंने वचन दिया था उसको निभाओ। वही तो जो बात कहा था, जो वादा किया था, जो वादा उन्होंने किया था उसे नहीं निभा रहे हैं, और इसीलिए बार बार आप उनको बता रहे हैं कि आपने ये वादा किया था और इसे आप नहीं निभा रहे। तो क्या लगता है कि इस बार फाइनली फिर से $100 बिलियन की जो बात है कि विकासशील देश जो है वो विकसित देशों को देंगे, उस पर क्या वो आप लोग पूरी तरह से अड़ के रहेंगे, या फिर जिस तरीके से जॉन केरी दाएं बाएं करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको जाने देंगे आप लोग? नहीं, देखो, ये मैं प्रकाश जावड़ेकर वर्सेस जॉन केरी या भारत वर्सेस अमेरिका नहीं है। जहाँ पेरिस में सम्मेलन हो रहा है वहाँ के फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जो ओलंद है, उन्होंने खुद कहा है कि अगर विकसित देश वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता पर खरे नहीं उतरेंगे तो पेरिस की सफलता अबाधित नहीं होगी, यानी पेरिस की सफलता गारंटी नहीं है। ये ओलंद ने कहा है, प्रकाश जावड़ेकर ने नहीं कहा। हम तो आशा से ही जा रहे हैं कि अच्छा होगा और ठीक होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि जॉन केरी के टारगेट जो है वो प्रकाश जावड़ेकर बन गए हैं? वो कह रहे हैं यही सबसे ज्यादा सबके बीच में इन्होंने ही पूरी जो है ना वो लामबंद की हुई है, पूरी लॉबी इन्हीं के पीछे पीछे चल रही है जितने भी विकासशील देश हैं। नहीं तो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमें या क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने ऑफिशियली भी बताया है अमेरिका को कि जॉन केरी की ये कमेंट बिल्कुल अनावश्यक थी, असत्य भी है, और ये अवांछित भी है और अनफेयर है जी। ये अन्याय है हम पर। हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिससे कोई व्यवधान पैदा होगा पेरिस के समझौते में।
बल्कि भारत तो नए नए प्रस्ताव लेकर जा रहा है पेरिस समझौते के लिए। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए कि बर्लिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का जो एजेंडा है वो भारत तय करेगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसे देश भारत को यह एजेंडा तय करने देंगे? नहीं, हम ये बात कह रहे हैं कि भारत ने, जैसे मैंने कहा, $3.5 200 रुपये हमने तो टैक्स लगा दिया, आप भी लगाइए तो $100 बिलियन आएंगे, आपको डबल अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, तो वो लगाओ। हम उदाहरण से बता रहे हैं। क्या ये सही है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि आप अपने कोयले से बिजली न बनाइए, बल्कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसी से बनाइए? कितने भी कोई प्रेशर बनाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता जब होता है तो एक दूसरे देश प्रेशर की कवायद करते हैं, लेकिन मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि आने वाले 20-25 साल में अमेरिका का जितना कोल कंजम्पशन है और उनका शेल गैस कंजम्पशन है, क्योंकि वो भी तो फॉसिल फ्यूल है, तो इससे हमारा कोल कंजम्पशन सदा ही कम रहेगा। क्या आप इसे देख रहे हैं कि ये डेवलप्ड नेशन वर्सेस डेवलपिंग नेशन की अब बिल्कुल तनातनी होगी? इस पर क्या होगा? नहीं, मुझे विश्वास है मानव की सद्भावना पर, मेरा विश्वास है सामूहिक सूझबूझ पर, क्योंकि दुनिया की नई पीढ़ी को हमें बताना है कि हम आपको अच्छी वसुंधरा आपको सौंपेंगे, और अच्छी वसुंधरा करना मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, और 2 डिग्री से नहीं बढ़ने देने के लिए भारत ने जो करना चाहिए था योगदान, उससे ज़्यादा योगदान किया है। अब विकसित देश है कि जिनका योगदान अभी उसमें कम है वो बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि आपको 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, आपको अच्छी वसुंधरा देना है, लेकिन उसका सीधा असर भारतीय कृषि उत्पाद पर पड़ने लगा है। बुआई कम हो रही है, संसाधन जो है नहीं, और साथ में इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चरल एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है, इससे आप कैसे निपटेंगे? बहुत है अनुराधा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत इतना स्वयं आगे आकर सभी देशों को ये क्यों कह रहा है कि पेरिस समझौता सफल होना चाहिए? क्योंकि पहले तो क्योटो में जो समझौता हुआ था उससे अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब बाहर निकल गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए इस समझौते से कोई बाहर ना जाए, सब इसके हिस्सा बने, यह हमारी प्रमुख भूमिका है। लेकिन दूसरा है क्योंकि आज हम भुक्तभोगी है, हमारे किसानों को मानसून में बदलाव आ रहे हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। बेमौसमी वर्षा आती है, सूखा और बाढ़ का चक्र बदल रहा है और ज़्यादा समय हो रहा है, चक्रवात भी हो रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये संकट से भारत के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए दुनिया की सामूहिक एक्शन जरूरी है, और इसलिए पेरिस समझौता होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आप जो एक बैकरूम डिप्लोमेसी की होती है, जिसे कहा जाता है कि किसी भी मसौदे पर लोग अग्री करें, इससे पहले जो बैकरूम की डिप्लोमेसी होती है, उसमें भारत कितना सफल हो पाया है? अभी तक तो हो पाया है और आगे भी होगा। हमारी वजह से बैकरूम डिप्लोमेसी और आगे की रूम की डिप्लोमेसी अलग नहीं है। हम दुनिया को साफ बता रहे, देखो आप तो अपना विकास कर चुके, आपने जितना कोयला जलाया जला दिया, अब भारत को विकास करना है और आपको भी तो मार्केट चाहिए। अगर भारत विकास नहीं करेगा, विकसनशील देशों में विकास नहीं होगा, तो आपको कहाँ बाजार मिलेगा? तो आपके लिए भी जरूरी है हमारा विकास, और हम विकास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया पर जन्मे 700 करोड़ लोग समान अधिकार प्रकृति से लेकर आए हैं और उनका प्राकृतिक संपदा पर समान अधिकार है। लेकिन प्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो जलवायु परिवर्तन का मसला है, उसका डायरेक्ट असर अगर आप दिल्ली शहर पे देखें, तो दिल्ली शहर कह रहे हैं यहाँ का पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया कि आने वाले दिनों में दिल्ली रहने लायक नहीं हो जाएगी। तो
उसमें आपका क्या कदम आप उठा रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी जिम्मेदारी एनजीटी के ऊपर दे दी है। तो क्या एनजीटी ही सब कुछ करती रहेगी या पर्यावरण मंत्रालय भी कुछ करेगा? नहीं, तीनों बातें हम करेंगे। एक रेगुलेटर या अथॉरिटी बनाने की जरूरत है और वो हम बनाएंगे, क्योंकि आज हम नियम डालते हैं, शर्तें डालते हैं परमिशंस देते समय, लेकिन उस शर्तों का पालन होता है कि नहीं ये नहीं समझता, और इसलिए एक अथॉरिटी होना, दंड का भय होना जरूरी है। एक ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए जिससे दिल्ली में हवा जो है, दिल्ली की आबो हवा बेहतर होगी। 3-4 उदाहरण देता हूँ। एक तो जैसे बाहर से आने वाले ट्रकों को आखिर एनजीटी का जो फैसला आया तो हमने एफिडेविट दिया ना कि भाई ऐसा दंड लगाने को हमारी सहमति है। तो दंड लगाने के बाद 80,000 जो आते थे ट्रक, उसमें से 20-30 हज़ार ट्रक, नहीं 30 हज़ार ट्रक अब नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में नहीं प्रवेश कर रहे। आपने ट्रक्स की बात की कि ट्रक्स को रोका जा रहा है, लेकिन उसमें लीड तो लोगों को यही लग रहा है कि एनजीटी ने लिया, उसमें लीड ये नहीं लग रहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने लिया। नहीं, वो हमें पूछती है पहले एनजीटी क्या आपकी क्या भूमिका है, तो हमने सकारात्मक उसमें रुख दिखाया। लेकिन उससे ज़्यादा हमने उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा और पंजाब, फिर उसके अंदर दिल्ली के एयर शेड में 15-20 कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको इकट्ठा किया, जो एनडीएमसी वगैरह है उनको इकट्ठा किया, दिल्ली पुलिस को इकट्ठा किया और सबको बताया कि जो ये अभी जलाया जाता है खेतों में उसको बैन करो। तो सभी राज्यों ने एक्शन लेना शुरू किया। मुझे एक कहना पड़ेगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल खेतें कम जली है, तो प्रदूषण वो मात्रा में कम होता है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन बढ़ता है। अब भारत सरकार तो मानती है कि यूरो 6 में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, उसके बारे में जल्दी बड़ा नीतिगत फैसला होगा। नितिन गडकरी जी उस पर अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी ही उसका फैसला भी होगा। हम जल्दी लोगों को नए रेजिम में ले जाना चाहते हैं और ई रिक्शा का कानून कर दिया हमने, ई रिक्शा शुरू हो गई, ये प्रदूषण रोकने का काम है। अच्छा, एक बात बताइए प्रकाश जी, आपको लोग क्लियरेंस मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किया आते ही, लेकिन नमामि गंगे में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? आपकी बढ़त वहां पे नहीं हो पा रही है, क्या बात है? आप उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं दूसरी मिनिस्ट्री आड़े आ जाती है। उमा भारती से आपकी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उमा भारती जी के अंदर ही गंगा मिशन है, तो वो हमने क्या किया था, पहले गंगा मिशन भी पर्यावरण मंत्रालय के अंदर होता था, लेकिन अब गंगा के लिए हमने स्वतंत्र मंत्रालय किया है। और मैं आपको बताऊं, 4 बार रिव्यू हुआ है, अच्छे तरीके से गंगा का काम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 70 साल के आज़ादी के बाद गंगा में 80% सीवेज अनट्रीटेड जा रहा है। अब उसको रोकना है तो 5 साल लगेंगे सारे सीवेज प्लांट्स का नया निर्माण करने में और लाखों करोड़ रुपए लगेंगे। उसके साथ साथ औद्योगिक जो प्रदूषण जा रहा था वो तो मैंने बंद करवाया है बहुत मात्रा में, लेकिन 200 उद्योगों से अभी भी हो रहा है, 500 उद्योगों से होना बंद हो गया। लेकिन जो दूसरे टैनरी है उसके लिए भी नया CETP बन रहा है, लेकिन उसको 1.5 साल लगेगा। आपने जलवायु परिवर्तन और आबो हवा की तो बहुत बात की, हम सब ने बात की, लेकिन आज की डेट में राजनीतिक आबो हवा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सरकार के स्पोक्स पर्सन भी हैं, पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन हैं, और ये भी कहा जाता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा क्या हो गया कि आपने आमिर खान के ऊपर इतना दबंगी से बयान दे दिया कि वो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैंने माहौल बिगाड़ा ऐसा नहीं कहा, उससे उनकी प्रतिमा और देश के प्रतिमा की हानि हुई ये मैंने कहा। देखो, बात सीधी है और आज साफ हो गई। देखो, देश में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि देश छोड़कर जाने को, सीरिया जैसा माहौल है क्या? सीरिया से लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आमिर खान एक अच्छे कलाकार है, उनके मन एक संवेदनशील मन है,
तो किसी भी संवेदनशील के मन में एक क्षण भर के लिए भी कोई कल्पना आए, लेकिन उन्होंने वो कल्पना अपनी नहीं बताई, अपनी पत्नी की बताई। अब मुझे ये नहीं समझा कि किरण जी इतनी अच्छी कलाकार एक तरह से है कि वो भी खुद की बात कह सकती थी, लेकिन चलो उन्होंने तय किया कि आमिर खान बोलेंगे, तो आमिर खान ने जो कहा वो किरण जी के हवाले कहा है। तो देश उल्टा जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ, जैसे भाई इतना उनके घर के आसपास बम फूटे, ट्रेन उड़ गई, तब उनको नहीं लगा, अभी क्या हुआ ऐसा लगा। देखिए तो ये उल्टा लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ कि आप ये कह, लेकिन आबो हवा अगर खराब हुई है प्रकाश जी, तो उसमें तो आपकी पार्टी के भी लोग तो इन्वॉल्व हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो जाएं या साक्षी महाराज हो जाएं या योगी आदित्यनाथ हो जाएं, ये सब तो आपकी पार्टी के, तो माहौल तो खराब कोई एक दिन में तो होता नहीं। कुछ दिनों से आपके लोगों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, आप उनके ऊपर भी तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी अनुचित है, तो कोई हमारा नेता होगा या आमिर खान होगा, जो गलत लगता है उसको हम गलत कहते हैं। नहीं, तो आप लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी इन लोगों की? ये लोग क्या देश की छवि तो नहीं चमका रहे थे? चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, वो आपके साथ कैबिनेट में हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो आपके रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, साक्षी महाराज रिस्पेक्टेड एमपी हैं। तो ये लोग क्या देश की छवि चमका रहे हैं जब इस तरीके की बातें करते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमको पाकिस्तान भेज देंगे? नहीं, इसके दो उपाय है। पहले तो मीडिया भी हमें पूछे ना, पहले दिन बीप पर मैंने बयान दिया था, पहले दिन, और सभी टीवी ने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि ईटिंग इज़ ए पर्सनल चॉइस, एनीथिंग, क्या खाना वो हर एक आदमी अपना तय करता है। और दूसरा मैंने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल। अब इसको दिखाने में मीडिया रुचि नहीं लेगा और कोई दूसरे तरह से बोलेगा तो रुचि लेगा, तो थोड़ा आप भी सुधरो, थोड़ा हम भी सुधरते, सब मिलके देश को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि देश अच्छा है, देश में अच्छा हो रहा है, उसको भी प्रोजेक्ट करें। कुछ टीवी चैनल ने अब गुड न्यूज़, आपने भी अच्छा शुरू किया, न्यूज़ 24 ने भी ऐसा ही कि अच्छी खबरें जो होती है वो कोई देखता ही नहीं, फिर निगेटिव माइंडसेट बनेगा। अच्छा चलिए, प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया और पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो एक बीजेपी के नेता की तरह से नहीं, सदन के नेता की तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने संविधान के ऊपर जो अपना भाषण दिया, तो आज आप उसको क्या देखते हैं? क्या सरकार जो है वो थोड़ी बिहार की हार और जगह की हार के बाद थोड़ी सरकार, जिसे कहते हैं सरकार, थोड़े बदले नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको कहूं, मोदी जी के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। वो बहुत ही संवेदनशील है और उनके मन में और दिन में देश और देश के सिवा कुछ भी नहीं है। तो कैसे अच्छा होगा? मैं एक्चुअली कहूँगा कि मैं तो कभी कभी चाहता हूँ जब वो हमारे मंत्रियों से बात करते हैं, एक एक मंत्रालय की चर्चा करते हैं, कितनी नई कल्पनाएं बताते हैं, कितनी नई सोच अधिकारियों को और मंत्रियों को देते हैं, और कितना एक मन है कि जो नए नए विचारों का स्वागत करता है और नए नए कल्पनाओं को वो आगे ले आते हैं, प्रेरित करते हैं सबको। तो मोदी जी एक स्टेट्समैन है और उसी का दर्शन सबको भी लगा कि भाई ये सचमुच में एक महान नेता की जो श्रेणी है उसमें मोदी जी आते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार की हार का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को चाय पर बुला लिया। अभी तक तो कभी नहीं बुलाते। नहीं, ये तो एकदम ही कमाल हुआ। इतना नहीं, ऐसा नहीं। देखो, उन्होंने अनेक बार फोन भी किया है जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, तो ये सच नहीं है। सवाल इतना ही है कि बिहार में तो 3 पार्टियां इकट्ठा आई थी, तो उनका अंक गणित हमसे ज़्यादा बेहतर था, 8% का फासला था जो नहीं पार हो सका। तो ठीक है, हर कोई प्रयास करता है, तो ऐसा एक बार हो गया, लेकिन उसके कारण नहीं,
क्योंकि चुनाव एक बड़ी छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है देश, बड़ा चीज़ है देश का हित, और वही मोदी के मन में हमेशा रहता है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या ये मान लिया जाए, देश ये मान ले कि जो मोदी जी ने सदन में कहा, जो भाषण दिया, उसके बाद जो सो कॉल्ड जो सहिष्णुता वर्सेस असहिष्णुता की डिबेट है वो खत्म हो गई, और खास करके आपके जो जो मुझे लगता है जो परिवार है, जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको कहा जाता है, उन पर दबाव होगा आप लोगों का, खास करके कि वो इस तरह की बातें अब ना करें। योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, इनके मुंह पर टेप लगा दिया जाएगा। देखो, हमारे लिए देश का विकास, सबका साथ सबका न्याय, यही हमारी धारणा और घोषणा है, और उसी पर हम कायम रहेंगे। और इसके बाधा कहीं से भी न हो, ये देखना सबका काम है। जो हमारा है वो हम करेंगे, जो औरों का है वो और करे, लेकिन सब मिलके देश का भला करे, इसी में सबकी अच्छाई है। तो क्या ये देश मान ले कि आज के बाद योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के बयान नहीं आएंगे? नहीं, किसी के भी बयान जो देश के माहौल के साथ नहीं है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन आप बार बार जो मुझसे उगलवाना चाहती हो, वो दो नाम, ऐसा नहीं है। देखो, नहीं, स्पोक्स पर्सन हूँ तो भी ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजी है, लेकिन उस चर्चा में अब जाने का मतलब नहीं है। अब ये है कि आगे कैसे बढ़े, और आगे बढ़ने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।